पिताजी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक कोठी वाले से करवा दी, जबकि मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वालों में से था। मैंने सोच लिया कि शादी की रात इस पापी औरत पर बहुत जुल्म करूँगा। फिर जल्द ही वो रात भी आ गई, मगर जैसे ही मैं कमरे के अंदर में गया तो मेरी तो चीखें ही निकल गई, क्योंकि मेरी नज़र उसकी। मेरा नाम गौरव है, मेरी उम्र 27 साल है। मेरे घर में मेरी बहन, मेरे पिताजी और माँ रहती थी। मेरे पिताजी एक स्कूल के मास्टर की नौकरी करते थे, जिसके बलबूते पर पिताजी ने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और समाज में रहने के लायक बनाया। मेरी माँ अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। बचपन में माँ पिताजी का इतना खौफ था कि कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज़ से बात करने के साथ साथ हमेशा नज़रें झुकाकर बात करना ही सीखा था। एक दिन मैं स्कूल में गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने की नीयत से इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। पानी के पास ही बड़ी क्लास की 2-3 लड़कियाँ आई और मुझसे टकरा गई और सारा पानी उनकी यूनिफॉर्म पर गिर गया। उनमें से एक लड़की ने ना आव देखा और ना ताव, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और उन लड़कियों की काफ़ी डांट पड़वाई। उनको डांट पड़ जाने के बाद मैं काफ़ी संतुष्ट था। घर आया तो आदत से मजबूर माँ को सारी कहानी बता दी, लेकिन हैरत की इंतहा ना रही जब माँ मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने जब माँ से पूछा कि वह मुझसे नाराज़ क्यों है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब माँ ने मुझे समझाया कि माफ़ करना बदला लेने से ज़्यादा बेहतर है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं बना, बल्कि अगर माफ़ कर देता तो बड़ा बन जाता। 5वीं क्लास पढ़ने के बाद माँ ने फिर सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, मगर वहाँ पर एक ऐसा हरतगेज़ किस्सा हुआ कि मेरी रूह ही काँप गई। स्कूलों में जहाँ लोग शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सके, समाज में अपने अधिकार से मुकाबला कर सके, वहाँ हर चीज़ आम थी। रिश्वत देकर बच्चे बच्चियों को हवस का निशाना बनाने तक सब काम था। मेरा तो जैसे वहाँ पर भरोसा उठ गया। मैंने माँ को घर आकर बताया तो माँ ने झट से उस स्कूल से मुझे हटा लिया और घर पर पढ़ाने लगी। 3 साल तक माँ ने मुझे घर पर ही पढ़ाया और साथ ही मुझे बड़ों का आदर करना और भरपूर संस्कार भी दिए। माँ के द्वारा पढ़ाने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसा लड़का रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे ख़त्म हो गया था। हर एक से तमीज़ से नज़रें झुकाकर बात करना मेरे संस्कारों का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ़ कर दिया करता। हालात के मुताबिक खुद को उन्हीं हालातों में ढाल लेता। माँ ने अगर मेरी अच्छी परवरिश में हिस्सा डाला था तो पिताजी ने भी मेरी काफ़ी मदद की, मुझे नरम दिल, शांत और कोमल इंसान बना दिया। 3 साल के बाद माँ के पास पढ़ते गुजर गए तो फिर से एक स्कूल में माँ ने मुझे डाल दिया और उसके बाद कॉलेज में डाल दिया। कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा नहीं हुई थी जो गलत हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते, कई बार बहुत सी लड़कियों ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल ना की। उल्टा हैरानी होती कि एक लड़की होकर कैसे अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए सींच कर कदम रखता था। यूनिवर्सिटी जहाँ हुस्न की एक अलग ही दुनिया आबाद होती है। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वह दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक दिन मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि आखिर सब कहाँ चले गए। फ़िलहाल मैं खामोशी से अपनी जगह बैठकर अपनी किताब पर नज़रें रख के बैठ गया। जब कुछ देर बाद 3-4 लड़कियाँ कमरे में दाखिल हुई। वह भला की खूबसूरत थी, मगर आधे अधूरे कपड़े पहने खुद की नुमाइश करती हुई मुझे सख्त जहर लग रही थी। मैंने एक नज़र डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वह तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वह चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की मेरे दाएं तरफ आई और दूसरी मेरे बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था।
मेरी जान होठों पर आ गई जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू शक्ति से जकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई संबंध है। अभी कुछ देर ऐसे ही गुजरी थी कि एक लड़की ने झट अपना फ़ोन निकालकर मेरी तस्वीर बनानी शुरू कर दी और मैं उन सब में बौखला कर रह गया कि एकदम दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिए। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट ने आते ही यह मंजर देखा। वह लड़की एकदम मुझसे दूर हुई और रोने का बहाना करती हुई जल्दी से वहाँ से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब सब लोग मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे। सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक लगता था, अब काम देखो इसके। जब मेरे कानों में ये सब बातें पड़ी तो मेरा दिल किया कि मैं ज़मीन के अंदर धंस जाऊं। मेरे लिए ये मरने के बराबर था। मैं बेकसूर होकर बेगुनाह होकर भी सबकी नफ़रत का निशाना बना। उस दिन एक बात समझ आई कि आपके अंदर क्या है। लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप बाहर से कैसे हो इस बात से लोगों को बहुत मतलब है। टीचर बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने न सिर्फ मेरा भविष्य खराब किया और मुझे यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर दिया। मैं बगैर कसूर के सज़ा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखते, जैसे उनको पता लग चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस होने लगा। फिर मेरे पिताजी और माँ मेरा साथ दिया और मुझे हौसला दिया। मुझे समझाया कि आजमाइश का वक्त है, टल जाएगा, वक्त गुजर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। और फिर 3 साल बाद एक दिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे यूनिवर्सिटी गया मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब एक भूरी आंखों वाली लड़की मास्क लगाए एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा जब एडमिन ने कहा, यह वह लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलियों पर नज़र डाल रहा था जो पूरी तरह से फूल कपड़े पहनी थी। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखकर नज़रें फेर ली। मुझे उस लड़की से नफ़रत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी जब ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब वह लड़की मेरे पैरों पर आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ से बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने इसको माफ़ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को एक मौका दिया। अगर उस वक्त मैं उसे माफ़ ना करता तो उसका भरोसा उठ जाता और फिर शायद वह अपने सही रास्ते से भटक जाती। मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर मेरी तो आत्मा लर्ज़ गई जब उसने मुझसे शादी करने का कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गई। मेरी हालत देखकर वह लड़की घबरा गई थी क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई थी। मेरा जिस्म हौले हौले काँप रहा था। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। मैं चिंतित होकर इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसको सोचने का कहकर उसे इजाज़त ले ली और यूनिवर्सिटी से निकल गया। मैं घर पहुंचा तो माँ पिताजी घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम की नीयत से जैसे ही कमरे में गया, मैंने भी आंखें बंद ही की थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से यह सब घूमने लगा। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं जैसे ही उठा मेरी सांसें उखड़ने लगी। अभी मैं कुछ और सोचता, एक माँ की आवाज़ से मैं चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे माँ के पास आ गया। माँ को सारा किस्सा बताया और खामोशी से उनकी सुनने लगा। फिर माँ कुछ कहती कि बाबा परेशानी की हालत में घर आए। माँ और मैं पिताजी की हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। मैंने जल्दी से पिताजी को बिठाया और उनको पानी दिया, लेकिन पिताजी की नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। मैंने जब पिताजी की नज़रों की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी हुई थी। कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़े रखी थी जो बहुत मुश्किल से उसे ढांपे हुए थी। मैंने एक नज़र उसको देखने के बाद पिताजी पर डाली और उनसे सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन पिताजी की बात पर हैरत का झटका लगा जब पिताजी ने बोला कि पंडित जी को बुलाओ, शादी आज ही होगी।
पिताजी की बात सुनकर मेरी गुस्से से आंखें लाल हो गई। मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा, वो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने पिताजी से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, होश में तो हैं आप? जिस पर पिताजी ने मुझसे झड़क दिया और बोले, जल्दी से पंडित का इंतज़ाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपनी दूसरी शादी के लिए पंडित को बुलाने का कह रही थी। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कुछ बोलता माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा और पंडित जी को बुलाने को कहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब माँ का सब्र देखा। माँ ने एक ही बात कही कि वो ईश्वर सब देख रहा है, इसका हिसाब वो खुद करेगा। मैंने सर झुकाकर पास में मौजूद पंडित जी को घर बुला लिया और साथ में कुछ मोहल्ले वालों को भी। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब पिताजी ने दूल्हे की जगह मुझे बैठने को कहा और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की को जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफ़ा देखा था। मेरी माँ तो हैरानी से पिताजी को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से माँ को उस लड़की को तैयार करने को बोला। माँ सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार करके लाई। मैंने पिताजी को इनकार करना चाहा, मगर पिताजी ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में माँ का इंतज़ार करने लगा, जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम माँ उस लड़की के साथ नीचे आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही पंडित जी ने शादी करवाना शुरू किया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर पिताजी ने मुझे धमकी ऐसी दी थी कि तेरी इनकार का कोई जवाब नहीं पैदा नहीं होता। शादी हो चुकी थी। पिताजी ने मेरे सुने बगैर मेरी शादी कर दी। लड़की को जब कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब मैं सुबह घर लौटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब पिताजी गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते, शायद मेरे घर पे ना रहने से, जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से सबको ऊंची आवाज़ में प्रणाम किया और माँ को नज़रों ने तलाश करना चाहा तो वह किचन में थी। लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी पत्नी को देखने में मगन था कि पिताजी की आवाज़ सुनाई ही ना दी। होश तो तब आया जब पिताजी ने जूता मेरे ऊपर दे मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से पिताजी को देखने लगा। पिताजी ने गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा। तब जिंदगी में पहली बार पिताजी से ऊंची आवाज़ में बात की और उनको याद करवाया कि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की से करा दिया है। लेकिन पिताजी ने जो बताया, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब पिताजी ने कहा कि यह मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखों से हैरत ही फैल गई कि पिताजी ने मेरी शादी एक कॉल गर्ल से करवा दी है। पिताजी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक कॉल गर्ल से करवा दी, जबकि मैं तो कभी गंदी गलियों से गुजरा भी नहीं करता। अब तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद इस पापी और नीच औरत पर जुल्म करूंगा। मेरा सारा दिन दिमाग काम करना छोड़ दिया था। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे में गया, लेकिन वहाँ उस लड़की को देखकर मेरे माथे पर पसीने छूटने लगे। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक ना देखा और कमरे से बाहर निकल गया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से ज़्यादा जगा हुआ था तो पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा ना रही जब ज़मीन पर नज़र पड़ी। वह लड़की ज़मीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका कॉलगर होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वह कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वह इतनी जल्दी कहीं चली गई है। मैंने नीचे आया तो माँ के साथ किचन में काम कर रही थी। माँ एक जगह बैठी उस किचन के काम समझा रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल की खुशी महसूस हुई कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी फ़िक्र है, मगर फिर दिमाग में उसका कॉलगर वाला रूप सोचकर मेरी फिर से रूह कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वह खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी। एक दिन मैं काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर गया था। वापस आया तो हैरत की इंतहा ना रही
जब मुझे घर में वह लड़की नजर न आई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय माँ के कोई और मौजूद नहीं था। मैंने माँ से पूछना चाहा, मगर मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ भी पूछ ना पाया। सीधा से अपने कमरे में चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो वह मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मेरी हैरत की इंतहा ना रही ये सोच सोच कर कि वह मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी माँ के पास गया और उनसे जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मेरी बात पर माँ मुझे घूरने लगी और तभी पिताजी ने मेरे सर पर आकर बम फोड़ा। जब पिताजी ने बोला कि वो यहाँ जहाँ से आई थी वही वापस चली गई है। कम से कम इस दर्द भरी ज़िंदगी से तो वह ज़िंदगी बेहतर थी। माँ ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। माँ के देखने पर मेरा चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से पिताजी की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पूछा जहां मेरी पत्नी थी, लेकिन पिताजी ने मुझे इनकार कर दिया। मैंने पिताजी से बोला कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि माफ़ी गलतियों की होती है। पिताजी ने बताया कि उस लड़की ने जिस कदर तकलीफ़ झेली है मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैंने पिताजी को देखा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी पत्नी उस गंदी जगह पर कैसे पहुंची, कैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मुझे पता चला कि पिताजी के दोस्त जो पिताजी के साथ पढ़ा करते थे, उन्होंने पैसे की ज़रूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह पर बेच डाला जहां से वह चाह कर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहां उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए, बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम लड़की ने जो सहा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के बराबर था। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें अंदर समा जाऊं। मुझे एहसास नहीं हुआ था कब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हैरत से अपनी आंखों को साफ किया और पिताजी से फिर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन पिताजी ने बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जुआरी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो रो कर गुजार दी। अगले कई दिन तक मेरी यही हालत रही, मगर मैंने हिम्मत ना हारी और अपने ईश्वर के सामने बैठ गया। जो मुझसे गलती हुई उसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था, फिर भी दिल को किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो दिल को सुकून भला कैसे मिल सकता है। 2 सालों में मैं ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी सुकून ना मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वह लड़की कहीं ना मिली थी। अब तो मैं थकने लगा था। आजमाइश थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी बीच यूनिवर्सिटी की वह लड़की दोबारा से मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आई, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह मंदिर जाकर वापस घर आया तो मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई, जब 2 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी और पिताजी एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वह यह थी कि मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा था। मैं तो हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन यह सोचकर मुस्कुरा दिया कि वह मुझसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी जायज़ है। सारा दिन वह माँ के साथ काम में लगी रहती। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी ईश्वर की प्रतिमा के साथ हाथ को लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ़ दी थी ये कोई नहीं जानता। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ़ करने की जगह जो कहा मेरी रूह कांप गई। जब उसने कहा कि वह मेरे पिताजी से उस वक्त मिली जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके, लेकिन जिस वक्त वह चौराहे पर खड़ी अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी तब पिताजी ने उसे बचाया और उससे पूछताछ की। तब पिताजी ने उसको तसल्ली दी कि मैं उसका हाथ थाम लूँगा, जिसके सहारे वह हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफ़ी देकर, मेरा जुनून देकर वह बिखर गई। एक दिन जब वह मेरे जुल्म बर्दाश्त करके थक चुकी थी तब उसने फ़ैसला किया कि वह रहेगी तो मेरी ही, लेकिन वह यहाँ से दूर चली जाएगी। इस सब से मैं पिताजी से उसकी मदद की, उसे एक महिला आश्रम में पहुँचा दिया। वहाँ पर वह नौकरी भी करती थी और वहीं रहती भी थी।
2 साल पिताजी ने वहाँ उसका ख्याल रखा और अब जब पिताजी को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वह मेरी पत्नी को घर वापस ले आए। ये सब सुनकर एक बार फिर घुटनों के बल नीचे गिर गया और उस ईश्वर से लाखों बार धन्यवाद किया जिसने मुझे सही रास्ते पर चलाया और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये बात तो हकीकत है कि ईश्वर उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी गई आजमाइश के काबिल समझता है। भगवान ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश के काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में ना सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत, लगन और मोहब्बत देखकर मुझे इस आजमाइश से निकाला भी। जो भी मुश्किल वक्त आया वह मेरे लिए परमात्मा की तरफ से मेरी परीक्षा थी। कई बार मैं सोचता कि आजमाइश में डालकर ऊपर वाला कुछ करता क्यों नहीं है, लेकिन टीचर करार देने के बाद परीक्षा के वक्त खामोश ही रहता है ताकि वह देख सके जो उसे सिखाया गया है वह उसे याद भी रहे या वह भूल गया है। इंसान के कदम डगमगाते हैं मगर नीयत पक्की हो कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी उसी अपनी पत्नी से मोहब्बत करने लगा, वरना शादी करने के लिए हज़ारों लड़कियां मौजूद थी और इसका फल मुझे उस ईश्वर ने माफ़ी मांगने की मोहलत देकर दिया था, जो बस खुशनसीबी को ही मिलता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।